हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की, और इस बुक के ओवरऑल हम लोग चैप्टर नंबर 21 में अब पहुंच रहे हैं। जो पिछला चैप्टर था दैट इज चैप्टर नंबर 28, उसमें हमने बात करी थी जो टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट की, है ना। टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, जिसको स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। और वो हमने देखा था कि जनरली कॉन्टिनेंट्स जो भी हैं, चाहे हम बात करें रशिया मतलब एशिया या यूरोप की, यानी कि जिसको यूरेशिया बोला गया, या फिर बात करें नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की या फिर ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर वो पाया जाता है। और मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस पर वो कॉन्टिनेंट के पूरे अंदर था, यानी कि पूरा का पूरा लैंड मास से सराउंडेड था। वहाँ पर बिल्कुल भी पानी वगैरह उसके आसपास नहीं था। कुछ कुछ जगहों में, एक्सेप्ट जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ जगह थी वहाँ पर था, और अलग अलग जगह पर उनका नाम जो है वो भी अलग अलग था, जैसे कि स्टेपीज है, प्रेरीज, पैम्पास, फेल्ड्स, डाउन्स, है ना। वो सब चीज़ें हमने पिछले पार्ट में देखी है। अब हम क्या करेंगे कि लगभग उसी लेटीट्यूड में, लेटीट्यूड का मतलब आई होप आप समझते हैं, जैसे इक्वेटर एक लेटीट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लेटीट्यूड है ना। तो उसी लेटीट्यूड में हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा जाएंगे अब ईस्ट की तरफ को, और जो हमारा क्लाइमेट अब बनेगा उसका नाम होगा वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, है ना। तो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, और इसमें हम देखेंगे कि चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर इस तरीके का क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट पड़ा हुआ है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो वीडियोस वगैरह हैं वो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, ताकि हमारे कोर्सेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और पूरा का पूरा जो फुल कोर्स है, यानी कि सारे के सारे वीडियोस जो है वो हमारे फुल कोर्स में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप लोग फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बार ये सेकेंड पार्ट के जो सारे के सारे वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। एक चैप्टर का एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, उसको आप एज अ प्रीव्यू वीडियो मान सकते हैं। प्रीव्यू मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाया है, कैसी कंटेंट को कवर किया है, कैसे समझाया है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर जो है, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था उस तरीके से हम यहाँ पर पार्ट 2 में आपको नहीं दे रहे हैं, है ना। ये आपको मैंने पिछले चैप्टर में ये बात बताई थी, मैं डिटेल में वो सारी की सारी जो बात है वो दोबारा से नहीं करूँगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है इस टॉपिक को, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, जिसको चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, फिर से आप इसी के नाम से जो है काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं। क्या? एक तो ये टेम्परेट रीजन में होगा, यानी कि ट्रॉपिकल के बाहर, यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे अगर हमने यहाँ पर स्टेपीज देखा है ना, दिस वाज आवर स्टेपीज, क्योंकि स्टेपीज भी कहाँ पर था, कॉन्टिनेंटल रीजन में ही था, सॉरी ये आपका टेम्परेट रीजन में ही था। तो उसी के बराबर में, क्योंकि ये लगभग कॉन्टिनेंट में था, तो इसी के बगल में आप कह सकते हैं यहाँ पर, मतलब एक रफ मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो है ना चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट की तरफ को हम बढ़ेंगे। और दूसरा इसका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये भी बताया है कि ये वार्म है ना। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ है, और चाइना टाइप तो उसको बोलते ही हैं, क्यों बोलते हैं वो भी अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर इस तरीके का क्लाइमेट प्रिवेल करता है, क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ पर इसीलिए इसको जो है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, चैप्टर की थीम तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे के सारे चैप्टर्स की जो थीम है वो सेम है ना। पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर क्लाइमेट में हम लोग रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन और जो हमारा टेम्परेचर वगैरह है उसके बारे में समझेंगे। फिर हम समझते हैं कि हर तरीके के क्लाइमेट में जहाँ जहाँ पर भी उस तरीके के रीजन्स हैं वहाँ पर कैसा नेचुरल वेजिटेशन है, और फिर वहाँ पर क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है कि दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ईस्टर्न, जब इसका नाम ही वही है तो ईस्टर्न मार्जिन में ही पाया जाएगा, यानी कि हर कॉन्टिनेंट के पूर्व दिशा में, है ना। ईस्टर्न साइड मतलब पूर्व दिशा में ये पाया जाएगा। इन वार्म टेम्परेट लेटीट्यूड्स, फिर से ध्यान देंगे कि टेम्परेट लेटीट्यूड्स में पाया जाएगा, जस्ट आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, यानी कि ट्रॉपिक से बाहर। जस्ट आउटसाइड द ट्रॉपिक मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बिल्कुल लगता हुआ ऊपर की तरफ को जस्ट उससे टचिंग वाला एरिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जस्ट नीचे वाला एरिया।
अब इसमें क्या दिया है कि इट हैज कंपैरेटिवली मोर रेनफॉल देन दी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। आपको याद होगा हमने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक पढ़ा था, है ना, मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाला जो एरिया था वहां पर, और कुछ जगह हमने और देखा था। तो वहां के कंपैरिजन में इस एरिया में या इन रीजन्स में जो बारिश है वो ज्यादा होती है इन द सेम लैटिट्यूड, कमिंग मेनली इन द समर। हालांकि अब देखेंगे, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, हर चैप्टर में बता रहा हूं कि आप लोग एक ओवरऑल कंप्लीट मैप जो है वर्ल्ड का, एक ब्लैंक फिजिकल मैप लेके उसमें सारे के सारे जितने भी टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको पढ़ाए जा रहे हैं हर चैप्टर के साथ साथ उनको आप लोग वहां पर मार्क करते चलिए, ताकि आपको जो इस तरीके की लाइंस लिखी हैं, इस तरीके की चीजें लिखी हैं, वो बहुत अच्छे से वहां पर समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या लिखा है, या आप वहां पर ये चीज देख भी सकते हैं कि जो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है और ये जो आपका ईस्टर्न मार्जिन का टेम्परेट क्लाइमेट है, ये लगभग इनका लैटिट्यूड सेम है, लेकिन फिर भी इस वाले में यानी कि ईस्टर्न मार्जिन वाले में जो बारिश है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और बारिश जनरली कब हो रही है, समर में, यानी कि गर्मियों के समय में बारिश हो रही है। इट इज इनफैक्ट द क्लाइमेट ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना। मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइना के बहुत सारे हिस्से में इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है दैट इज योर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉनसूनल क्लाइमेट। जो मॉनसूनल क्लाइमेट की बात हम लोगों ने करी है, हमने ट्रॉपिकल मानसून की बात करी है, हमने ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट की बात करी है, तो वहां पर हमने देखा था मानसून क्लाइमेट क्या होता है ना। इंडिया के केस में हम समझते हैं मानसून क्लाइमेट क्या है, हमने एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है वो। तो इट इज दस ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेट मानसून। तो इसका जो अलग दूसरा एक नाम है उसको टेम्परेट मानसून या फिर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है। तो आपसे ये भी कभी सवाल पूछा जा सकता है कि टेम्परेट मानसून इज द अदर नेम ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना, या चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अदर नेम ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आपको ध्यान रखना है, या आप उसको टेम्परेट मानसून कह लीजिए या आप उसको चाइना टाइप कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। जो इंडिया के केस में या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के केस में हमने मानसून पढ़ा था, वो कैसा मानसून था, वो टेम्परेट मानसून नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो एक टेम्परेट कंट्री नहीं है, इंडिया जो है ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, तो इसीलिए वहां पर क्या है, ट्रॉपिकल मानसून होता है। आई होप समझ गए आप। अब इसके बाद साउथ ईस्ट यूएसए में, जहां पर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखाई देगा, मतलब आप पहली चीज ये साथ साथ मैप पे भी देख सकते हैं, ये आपका चाइना वाला रीजन हो गया, है ना, ये आपका चाइना वाला रीजन है। यहां पर आप देख सकते हैं चाइना का ईस्टर्न पोर्शन, और थोड़ा सा ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज योर साउथ जापान, है ना, ये साउथ जापान वाला एरिया है। इसके बाद यहां पर आपका लगभग यूएसए है, और इसका जो साउथ ईस्ट पोर्शन है ये वाला, है ना, ये, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि दिस इज योर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी या गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो इसी को बॉर्डर करता हुआ साउथ ईस्ट यूएसए में जिस तरह क्लाइमेट पाया जाता है, ये वो भी है। यहां पर होता क्या है कि कॉन्टिनेंटल हीटिंग इन समर इंड्यूसेस एन इनफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द कूलर अटलांटिक ओशन। क्योंकि ये लैंड है ना, जमीन है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो वहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। और कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कि जो अटलांटिक ओशन है वो थोड़ा ठंडा होगा। क्यों होगा ठंडा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी गर्मी के दिन होंगे उस समय लैंड जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी भी होगी, इसीलिए वहां पर वो कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट या जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स होता है वो इसीलिए होता है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो रीजन है यहां पर क्या होगा, यहां पर गर्मी होगी, हॉट होगा, है ना, तो यहां पर बन जाएगा आपका लो प्रेशर जोन। और कंपैरेटिवली जो ये अटलांटिक ओशन है, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है ना, ये आपको पता है दिस इज अटलांटिक ओशन। तो यहां पर का जो रीजन होगा, यहां पर थोड़ा सा हाई प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा। और एक बेसिक लॉ आप जानते हैं कि जो विंड है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को मूव करती है। तो यानी कि जो विंड रहेगी वो इस डायरेक्शन में, आप एक तरीके से कह सकते हैं, मूव करने लगेगी। किस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जो विंड है वो मूव करने लगेगी। आई होप ये बात आप समझ गए। वही चीज यहां पर लिखी है, आगे लिखा है कि दो लेस प्रोनाउंस्ड द ओवरऑल क्लाइमेटिक फीचर्स रिजेंबल दोज ऑफ चाइना टाइप। मतलब चाइना टाइप में जो क्लाइमेट है, यहां का क्लाइमेट भी लगभग वैसा ही है, लेकिन जो फीचर्स चाइना टाइप में देखने को मिलेंगे वो यहां पर इतने ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है। प्रोनाउंस्ड मतलब कि चीजें जो है वो थोड़ा सा अलग है। अगर ओवरऑल आप कहें तो क्लाइमेट कुछ उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। वो अलग क्या है, क्यों है, वो भी हम अलग अलग तरीके की जो तीनों टाइप के क्लाइमेट है वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ के क्लाइमेट को बोला जाता है गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चाइना टाइप और गल्फ टाइप ओवरऑल अगर हम बात करें ब्रॉड सेंस में तो एक ही है, मतलब एक जैसे ही है। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में जाके देखेंगे आगे तो हमें समझ में आएगा कि इनमें क्या अंतर है। तो ये आप दोनों देख लिया आपने, एक आपने देख लिया जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है वहां पर चाइना टाइप,
और जो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वहां पर आपने देख लिया गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बाकी और कहीं पर भी इस तरह का क्लाइमेट नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद नीचे आ जाइए सर्दर्न हेमिस्फेयर में। सर्दर्न हेमिस्फेयर में दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस अलोंग द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न कोस्टलैंड ऑफ ऑल द 3 कॉन्टिनेंट्स। जो भी तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे सर्दर्न हेमिस्फेयर में, कौन कौन से? एक हो गया साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, दूसरा हो गया हमारा अफ्रीका और तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। उन तीनों में ही ये पाया जाएगा और वो भी कहां पर? ईस्टर्न टेम्परेट ईस्टर्न कोस्टलैंड में। टेम्परेट मतलब तो वही है कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे होगा, ईस्टर्न मतलब पूर्वी दिशा में होगा और कोस्टलैंड मतलब तटीय इलाकों में ये पाया जाएगा। अब न्यू साउथ वेल्स विद इट्स यूकेलिप्टस फॉरेस्ट। न्यू साउथ वेल्स आपका कहां पर है ना? जो लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं उन लोगों को पता होगा, न्यू साउथ वेल्स इज इन ऑस्ट्रेलिया। नेटल कहां पर है? नेटल जहां पर शुगर केन होता है, नेटल इज इन योर अफ्रीका। बेसिकली साउथ अफ्रीका में ये नेटल आपको देखने को मिलेगा, क्वाजुलू नेटल भी इसको बोला जाता है। और इसके बाद जो पराना पराग्वे यूरुग्वे बेसिन है उसकी जो मेज बेल्ट है, मेज बेल्ट मतलब जहां पर बहुत ज्यादा मक्का होता है, ये हम आगे जाके जब एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहां पर इसको भी समझेंगे, है ना। तो मतलब ये हो गया आपका कहां पर? दिस रीजन इज इन साउथ अमेरिका। तो ये तीनों हमने देख लिए, है ना। ऑस्ट्रेलिया में हमने देख लिया न्यू साउथ वेल्स वाला रीजन, साउथ अफ्रीका में हमने देख लिया नेटाल वाला रीजन और साउथ अमेरिका में देख लिया ये पराना पराग्वे यूरुग्वे वाला बेसिन। ठीक है, आई होप समझ गए आप। अब एज द रीजन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑन शोर ट्रेड विंड्स ऑल द ईयर राउंड। अब यहां पर इसने ये बोला है कि इन रीजन्स में ऑन शोर ट्रेड विंड होगी। अब थोड़ा सा डाउट आप लोगों के मन में यह आ सकता है कि ट्रॉपिकल रीजन के बाहर या टेम्परेट रीजन में ऑन शोर ट्रेड विंड होगी कैसे? पर इसमें लिखा है तो ये चीज हमें जो है माननी पड़ेगी। और इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड है तो दे विल ऑलवेज बी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना। इसके अलावा और कोई विंड नहीं हो सकती है, वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होंगी और वो भी कैसी हैं? ऑन शोर, है ना। ऑन शोर का मतलब मैंने आपको बताया है कि ऑन शोर का क्या मतलब होता है कि वो वाटर से लैंड की तरफ को जो है विंड बह रही है। तो इस विंड का अगर मैं आपको डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब मैं बहुत नीचे से बना रहा हूं, हालांकि इतने नीचे से ये जो ट्रेड विंड्स है वो नहीं बहेंगी, लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया आप लोगों को देने के लिए मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दे आर ऑन शोर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इसके अलावा यहां पर और कोई विंड जो है वो नहीं बह सकती है। और ऑन शोर का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि विंड जो है वो वाटर से लैंड की तरफ को जा रही है ना। और यहां पर कोई मॉनसूनल वेरिएशन भी नहीं है। मॉनसूनल वेरिएशन का मतलब क्या है? जैसे इंडियन कॉन्टिनेंट की आपको बात पता है, मतलब जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाला है वहां पर भी क्या होता है कि साउथ ईस्ट मानसून ऐसे जाता है ना। मैं यहां पर एक प्रोसेस बना के दिखाऊं। इसके बाद जब ये इक्वेटर को क्रॉस करता है तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड इस डायरेक्शन को मुड़ जाती है। तो ये बेसिकली मॉनसूनल वेरिएशन है। और उसमें भी क्या होता है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर जाता है तो ये इस डायरेक्शन में जाता है जब यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। उसके बाद जब सन नीचे की तरफ को आने लगता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ को आने लगता है, तो फिर यहीं पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ठंड बढ़ जाती है। तो फिर ये जो विंड आपकी पहले अंदर की तरफ को जा रही थी अब वो इस तरीके का कुछ बन जाता है ना, जिसको हम लोगों ने रिट्रीटिंग मॉनसून भी देखा है, रिट्रीटिंग मॉनसून। उसके बाद फिर जब सन पूरे की तरीके से नीचे आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर और यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या इंडिया के आसपास विंटर होते हैं तो लैंड बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है ना। तो तब भी क्या होता है, तब भी इसी तरीके की विंड्स बहती हैं कुछ, मतलब डायरेक्शन उनका यही रहता है। हालांकि उसको विंटर मानसून या फिर हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है ना। रिट्रीटिंग मानसून क्या है कि समर मानसून जब बाहर निकल रहा होगा, दैट इज नोन एज रिट्रीटिंग मानसून। तो ये एक तरीके से क्या है कि मानसून जो है वो भी सीजन के हिसाब से वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको बताया कि ये 3 जगह जो मैंने आपको बताई है ना, साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका के रीजन में और ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर कोई भी मॉनसूनल वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। पूरे साल जो है वहां पर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ही बहेंगी और क्लाइमेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज टेम्परेट मानसून। तो इसलिए यहां के जो क्लाइमेट है उसको टेम्परेट मानसून नहीं बोल सकते। तो यहां से एक तीसरे प्रकार का क्लाइमेट जो है वो निकल के आता है, दैट इज योर नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज जो आप नोट कर सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं वो क्या है, वो ये है कि ये जो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट बोला गया है, इसमें 3 प्रकार के क्लाइमेट आ रहे हैं या 3 रीजन्स के हिसाब से 3 टाइप ऑफ क्लाइमेट आ रहे हैं, ठीक है। एक चाइना टाइप हो गया, दूसरा आपका हो गया गल्फ टाइप और तीसरा आपका हो गया नटाल टाइप।
तो ये 3 क्लाइमेट जो है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि या तो आप इसके पार्ट बता दीजिए कौन कौन से होते हैं, या ये पूछ लिया जाए कि ये किसके पार्ट है ना, ये किसके पार्ट है, आर ऑफ विच टाइप, अगर आपको ओवरऑल क्लासिफिकेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि ये वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट्स है। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर है चीज। तो ये तो हमने क्या करा कि एक तरीके से ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने ये भी देख लिया कि अलग अलग 3 टाइप का ये क्लाइमेट होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्लाइमेट के अंदर। अब इसमें देखिए क्या है, द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट इज टिपिफाइड बाय अ वार्म मॉइस्ट समर एंड अ कूल ड्राई विंटर। यानी कि यहाँ पर जो गर्मी है, समर्स का सीजन है, वो कैसा रहेगा, वार्म, यानी कि उस समय बारिश होगी, है ना, मतलब गर्मी भी होगी, और मॉइस्ट है मतलब बारिश भी होगी। और सर्दियों के समय में जब विंटर्स है तो दे आर कूल, सर्दियों के समय में विंटर है, कूल तो होगा ही, और ड्राई भी है, यानी कि उस समय बारिश नहीं हो रही है। मीन मंथली टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है बिटवीन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 78 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इज स्ट्रांगली मॉडिफाइड बाय द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस मतलब वाटर बॉडी या मरीन बॉडी का इसमें इन्फ्लुएंस तो होगा ही, क्योंकि सारे के सारे आप देख रहे हैं कि वाटर बॉडी के नजदीक है ना। आप देख लीजिए नीचे एक बार फिर से मैप में चल के, ये भी आपके वाटर बॉडी के नजदीक है, दिस इज योर पैसिफिक ओशियन, है ना। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए तो ये तो अटलांटिक ओशन के पास है, मैंने आपको बता ही दिया, यहां पर भी अटलांटिक ओशन हो गया, है ना। इसके बाद यहां पर आपको अगर बात कर ले तो यहां पर पूरा इंडियन ओशन हो गया, यहां पर भी अगर आप बात कर ले तो आपको पैसिफिक ओशन हो गया। तो इस तरीके से सारे के सारे वाटर बॉडी के पास है, तो इसलिए मैरीटाइम इन्फ्लुएंस तो देखने को मिलेगा ही। ओकेजनली क्या होता है, द पेनिट्रेशन ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स मे ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर टू फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि ये एक जनरल फिनोमेना नहीं है, कभी कभी ऐसा होगा, ओकेजनली ऐसा होगा कि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंड होगी, मतलब जिस समय सर्दियां पड़ेंगी, विंटर्स होगा, तो उस समय तो आप समझ सकते हैं कि लैंड बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो वहां से क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर से कोल्ड एयर या ठंडी हवाएं आ सकती हैं, और जिससे क्या हो सकता है कि टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर आप फ़ारेनहाइट में ही बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। दो फ्रॉस्ट आर रेयर, दे ओकेजनली अकर इन द कोल्डर इंटीरियर्स, है ना। फ्रॉस्ट जो है वो रेयर है, मतलब आपको कॉमन ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, और ओकेजनली मतलब कभी कभार जो है वो कोल्डर इंटीरियर्स में देखने को मिल सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि ज्यादातर समय क्या रहता है यहाँ पर, प्लेजेंटली वार्म, यानी कि प्लेजेंटली वार्म है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हॉट नहीं हो रहा है, प्लेजेंटली वार्म है, लेकिन हाँ ऐसा है कि ठंडा यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है इन मिड समर, when the heat becomes oppressive and can be very trying to the white settlers, example in Natal। ठीक है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है जब गर्मी आपकी कैसी हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, है ना। और वहाँ के जो व्हाइट सेटलर्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये ट्राइंग हो सकता है। ट्राइंग मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी चीज़ को व्हेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, उसको बोला जाता है ट्राइंग। तो उन लोगों के लिए जो यहाँ पर नटाल में रहते हैं, उन लोगों के लिए गर्मी बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है। रेनफॉल यहाँ पर जो है वो मोर देन मॉडरेट है। अभी आप ध्यान रखिएगा, जो भी हम ये बातें कर रहे हैं ये जनरल बात है, मतलब इन तीनों टाइप के क्लाइमेट की जो हमने बात करी, चाइना टाइप, गल्फ टाइप और नटाल टाइप, उनको अभी तक हमने अलग नहीं करा है। हम ये जितने भी फीचर्स पढ़ रहे हैं दे आर कॉमन, है ना। रेनफॉल जो है वो मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा है, एनीथिंग फ्रॉम 25 इंच टू 60 इंच, 25 इंच से लेकर 60 इंच तक लगभग बारिश हो रही है, और ये एडिक्वेट है, यानी कि हर तरीके की एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि खेती वगैरह करने के लिए, फार्मिंग वगैरह करने के लिए ये एडिक्वेट है, इतनी बारिश जो है वो पर्याप्त है। एंड वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स। और यहाँ पर अभी हम आगे जाके देखेंगे, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करेंगे, तो इस रीजन में बहुत ज़्यादा वेराइटी की क्रॉप्स हमें देखने को मिलेंगी। एरियाज विच एक्सपीरियंस दिस क्लाइमेट आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अगर फार्मिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हो रही है ना, क्रॉप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा उगती हैं, तो यहाँ पर लोग भी ज़्यादा सेटल होंगे, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे कंपेयर कीजिए जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था ग्रासलैंड्स वाला, वहाँ पर हमने देखा था कि घास ही घास है, तो वहाँ पर जनरली जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अब धीमे धीमे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ कैटल रेंचिंग, एनिमल फार्मिंग वगैरह अब होने लगी है, तो इसलिए वहाँ पर अब थोड़ा बहुत आपको जो है एनिमल्स मतलब रख रहे हैं लोग, तो उनसे थोड़ा बहुत उनको जो है एक लाइवलीहुड मिल रही है, और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो उनका यूज़ करके वो लोग रह रहे हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें तो
उस रीजन में बहुत ज़्यादा कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये एरिया भी कैसा है, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस तरीके के क्लाइमेट का वो ये है कि यहाँ पर बारिश यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि साल भर में बारिश हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश है और कभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पर सूखा पड़ने वाली चीज़ नहीं है ना। बारिश जो होगी वो थोड़ा बहुत कम बाकी हो सकती है, लेकिन लगभग हर महीने यहाँ पर बारिश होगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि देयर इज रेन एवरी मंथ, हर महीने बारिश होगी, एक्सेप्ट इन द इंटीरियर ऑफ सेंट्रल चाइना वेयर देयर इज अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। देखिए कहीं कहीं पर तो आपको पता है कि हर चीज में कोई ना कोई एक्सेप्शंस या अपवाद तो होते ही है ना। तो एक जनरल अगर हम बात करें तो हर महीने बारिश होगी, लेकिन सेंट्रल चाइना में अगर हम देखेंगे तो वहां पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी महीने बारिश ना हो और वहां पर थोड़ा सा एक डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन देखने को मिल सकता है जिस समय बारिश नहीं होगी। इसके बाद बारिश होती कैसे है, कन्वेक्शनल सोर्सेज से हो सकती है। कन्वेक्शनल सोर्सेज मतलब वही कि जब लैंड अगर बहुत ज्यादा गर्म होगी तो उसके ऊपर की जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर उठेगी। फिर आपका वही लैप्स रेट वाला कंसेप्ट लगेगा कि ऊपर को अगर एयर जा रही है तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, फिर वो ऊपर जाके जो है एक ऐसे टेम्परेचर पर पहुंच जाएगी जब उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे हो जाएगा, तब कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे और बारिश होगी, है ना। ये हो सकता है। या फिर अगर कहीं पर कोई हाई एरियाज है, कोई हाई लैंड वगैरह है, तो वहां पर ओरोग्राफिक रेन भी हो सकती है। तो समर में जो बारिश होगी वो कन्वेक्शनल रेन है या फिर ओरोग्राफिक रेन होगी, और विंटर में जो रेन हो रही है वो डिप्रेशंस की वजह से होगी। डिप्रेशंस मतलब जो साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं, लो प्रेशर का जो जोन बनता है, उसकी वजह से बारिश होगी। और वो काफी लंबे समय तक, मतलब जो विंटर के समय में जो प्रोलॉन्ग शावर्स होते हैं वो आपके डिप्रेशंस की वजह से है। कहीं कहीं पर आपको लोकल स्टॉर्म्स जैसे टाइफून्स, हरिकेन्स ये भी देखने को मिल जाएंगे। देयर इज अ गुड डील ऑफ डिटेल वेरिएशन इन डिटेल विद इन द ईस्टर्न मार्जिन्स and it is essential to examine them by reference to specific areas where the local factors affect the climate, है ना। मतलब मैंने वही बताया कि जो 3 तरह के क्लाइमेट है, इनमें ओवरऑल तो हम चीज़ों को समझ गए कि जैसे गर्मियों के दिनों में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, सर्दियों के दिनों में बारिश कम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। तो ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, लेकिन अंदर अगर हम इनको डिटेल में जाके देखें तो इन 3 तरह के क्लाइमेट में भी थोड़ा बहुत क्या है, अंतर है। और वो अंतर इस वजह से है कि कहीं कहीं पर कुछ लोकल फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से ये तीनों क्लाइमेट जो है थोड़ा सा प्रभावित या इफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए अब हम इन तीनों को जो है अलग अलग उसमें बात करेंगे। ओवरऑल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और उसी के तरीके से अलग अलग हम इसको बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज योर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट आपके सेंट्रल और नॉर्थ चाइना में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और साथ ही साथ मैंने बताया साउथ जापान में, और इसको टेम्परेट मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। दूसरा आपका गल्फ टाइप है जो साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के जो ऊपर वाला रीजन है वहां पर, इसको स्लाइट मॉनसूनल भी बोलते हैं। और तीसरा जो है दैट इज नटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन नॉन मॉनसूनल एरियाज ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर के वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन की अगर हम बात कर लें, चाहे अफ्रीका का नटाल हो, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो, है ना, न्यू साउथ वेल्स वाला, या फिर ब्राजील, सदर्न ब्राजील, पराग्वे, यूरुग्वे, और जो नॉर्दर्न अर्जेंटीना है वो, क्योंकि पूरे के पूरे अर्जेंटीना में हमने देखा था मेजोरिटी ऑफ द पार्ट में कौन सा था, दैट वाज पैम्पास, है ना। वो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वहां पर ग्रासलैंड होते हैं पैम्पास। तो उसी अर्जेंटीना के थोड़ा सा अगर आप ऊपर की तरफ को आएंगे तो वहां पर आपको इस तरीके का क्लाइमेट जो है देखने को मिल सकता है। तो ये 3 टाइप के क्लाइमेट हो गए। अब इन्हीं को जो है हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की, और जो 2 तरीके के क्लाइमेट है दैट इज गल्फ टाइप और नटाल टाइप, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो चाइना टाइप की अगर हम बात कर लें तो ये क्या है, दिस इज द मोस्ट टिपिकल क्लाइमेट ऑफ द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। इसी वजह से जो इस पूरे के पूरे क्लाइमेट का नाम पड़ा है दैट इज द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, उसको चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इसीलिए बोला जाता है। द ग्रेट लैंड मास ऑफ द एशियाटिक कॉन्टिनेंट विद इट्स माउंटेनियस इंटीरियर इंड्यूसेस ग्रेट प्रेशर चेंजेस बिटवीन समर एंड विंटर, है ना। एक तो क्या है कि जो एशिया का कॉन्टिनेंट है वो बहुत बड़ा है, वहां पर लैंड मास बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ अगर आप जो चाइना वाला रीजन है, अगर आपने कभी भी चाइना के मैप को जो है मतलब एटलस में अगर देखा है, या फिर वर्ल्ड के मैप को अगर एटलस में देखा है, तो उस रीजन में आपको देखा होगा वहां पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, है ना। वहां पर आपको बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, कुनलुन शान करके है, और भी बहुत सारे हैं। वहां पर आपको बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे नॉर्दर्न पार्ट में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि समर में और विंटर में काफी ज्यादा प्रेशर का चेंज देखने को मिलता है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हार्ट ऑफ एशिया मतलब जो बीच का रीजन है, इंटीरियर ऑफ द रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, इंटेंस हीटिंग होगी, क्योंकि क्या है वो
है ना, वो क्या है, लैंड है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म होगी। तो इसलिए वहां पर क्या बन जाएगा, गर्मियों के दिनों में लो प्रेशर जोन बन जाएगा। और जो ट्रॉपिकल पैसिफिक एयर स्ट्रीम है इज ड्रॉन इन एज द रेन बियरिंग साउथ ईस्ट मानसून, और वो साउथ ईस्ट मानसून की तरह, मतलब साउथ ईस्ट मानसून बन के जो है वो अंदर की तरफ को जाने लगेगी, है ना, मतलब जैसे इंडिया में होता है उसी तरीके की चीज यहां पर भी हो रही है। हैवी प्रेसिपिटेशन अकर्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द चाइना, डिक्रीजिंग इनलैंड, यानी कि कोस्टल एरियाज में बारिश ज्यादा होगी, जैसे जैसे अंदर की तरफ को हम लैंड की तरफ को जाते जाएंगे वहां पर बारिश कम होती जाएगी। ये फिर से वही ऑब्वियस सी बात है कि जो एयर अपने साथ या विंड अपने साथ जो मॉइस्चर लेके आएगी वो जैसे ही कोस्टल एरियाज पर आएगी तो वहां पर ज्यादा बारिश होगी, जैसे जैसे अंदर को जाती जाएगी लैंड की तरफ को तो उसका मॉइस्चर कम होता जाएगा और इसी वजह से फिर वहां पर बारिश भी कम होगी। अब ये फिगर जो दिया हुआ है, इस फिगर की बात हो रही है, दैट इज फिगर 145 का ए। इसमें क्या है कि जो वेटेस्ट मंथ ऑफ नानकिंग आर इन समर, है ना, नानकिंग आप ऊपर मैप में देखिएगा कि वही जो मैंने आपको दिखाया था चाइना के पास, उसी के लगभग नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ये दिखेगा आपको। वहां पर जो वेटेस्ट मंथ है ना, वेटेस्ट मंथ समर में है, विद मोर देन 1/3 ऑफ द एनुअल रेनफॉल फॉलिंग इन जून एंड जुलाई, यानी कि यहां पर टोटल बारिश जो हो रही है, जो टोटल एनुअल रेनफॉल है वो लगभग 42 इंच के आसपास है, और जिसमें से 1/3 से ज्यादा यानी कि लगभग 15 या 15.3 इंच के आसपास बारिश इन 2 महीनों में हो जा रही है। कब, जून और जुलाई में। हालांकि दो द मानसून डज नॉट बर्स्ट एज सडनली नॉर पोर एज हेविली एज इन इंडिया, लेकिन यहां पर जो मानसून है वो एकदम से नहीं आता, बर्स्ट ऑफ मानसून नहीं होगा, और जो बारिश है वो भी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी इंडिया में होती है। इंडिया में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, मानसून के समय में जून जुलाई के आसपास, लेकिन यहां पर इतनी ज्यादा बारिश नहीं होगी। विंटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट इज सेट अप बिटवीन द कोल्ड इंटीरियर्स ऑफ मंगोलिया एंड साइबेरिया एंड द वार्मर पैसिफिक कोस्टलैंड। अब विंटर का समय है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, जस्ट उल्टा मतलब कि जो लैंड वाला पोर्शन है, इंटीरियर वाला पोर्शन है, मंगोलिया की बात तो हमने पिछले पार्ट में भी की थी, पिछले चैप्टर में भी बात की थी, है ना, उसके ऊपर जो साइबेरिया वाला रीजन है उसके बारे में भी आगे हम लोग जाके, अभी एक तरीके का क्लाइमेट है जहां पर साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ना है। साइबेरिया बेसिकली कुछ नहीं है, आप उसी के ऊपर का रीजन मान लीजिए, जो मंगोलिया वाला रीजन है उसके ऊपर वाला, है ना, जो रशिया का पार्ट है। तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी तो इसकी वजह से वहां का टेम्परेचर काफी कम होगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां पर एक हाई प्रेशर जोन बनेगा, और उसके कंपैरेटिवली जो पैसिफिक कोस्ट लैंड है, यानी कि जो पैसिफिक वाटर्स वाला एरिया है वो थोड़ा सा गर्म रहेगा, और उसकी वजह से क्या होगी कि जो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर स्ट्रीम है वो आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ को फ्लो करना शुरू करेगी, मतलब लैंड से वाटर की तरफ को, क्योंकि लैंड में क्या हो गया है, लैंड में हाई प्रेशर बन गया है, वाटर पे लो प्रेशर होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसलिए वो हाई टू लो यानी कि लैंड टू वाटर की तरफ को मूव करना शुरू करेगी एज दी नॉर्थ वेस्ट मानसून। अब वो नॉर्थ वेस्ट मानसून बनेगा, ये एक थोड़ा सा अलग फीचर है जो इंडिया में मानसून हमने देखा है, इंडिया में नॉर्थ वेस्ट मानसून नाम का कहीं पर भी कुछ नहीं है। इंडिया में जो आपका नॉर्मल मानसून है वो साउथ ईस्ट कहलाता है ना, या साउथ वेस्ट कहलाता है, और जब वो वापस होता है, जब वो रिट्रीट होता है समर मानसून, तो वो भी आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही होता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ को। और जब विंटर मानसून आता है यहाँ पर, है ना, विंटर मानसून आता है तो वो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ को ही जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट मानसून नाम के जो कंसेप्ट है या जो चीज है वो हम पहली बार यहां पर देख रहे हैं, इससे पहले हमने कहीं पर भी नॉर्थ वेस्ट मानसून नहीं देखा है। तो वहां पर क्या होगा, उस समय बिटरली कोल्ड है और बहुत ज्यादा ड्राई भी है। देयर इज लिटिल रेन बट कंसिडरेबल स्नो ऑन द विंडवर्ड स्लोप ऑफ द शैंटोंग एज द कोल्ड विंड्स आर वार्म्ड एंड मॉइस्टेंड, है ना, मतलब ठंडा बहुत ज्यादा है, ड्राइनेस काफी ज्यादा है, बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन जो विंडवर्ड स्लोप्स होंगे, विंडवर्ड स्लोप्स में क्या होगा, स्नोफॉल होगा। विंडवर्ड स्लोप का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि जब ये हवाएं आ रही हैं तो फिर ये हवाएं क्या होंगी कि जहां पर ये टकराएंगी वहां से ऊपर उठेंगी तो बारिश होगी। यहां पर बारिश नहीं हो रही है क्योंकि सर्दियों के दिनों में है तो सीधे यहां पर रेनफॉल होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, और इसीलिए कोल्ड सीजन में यहां पर लिखा गया है कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक सिर्फ 8.4 यानी कि 8.4 इंचेस से भी कम बारिश हो रही है। कहां पर, वहीं नानकिन की जो बात बताई जा रही है वहां पर। अब इसका जो अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट या ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट का है वो ये है कि यहाँ की टेम्परेचर की एनुअल रेंज बहुत ज़्यादा है। ये फिर से वही कंसेप्ट आ गया कॉन्टिनेंटलिटी वाला, है ना, कि जैसे आप देख भी सकते हैं कि डिफरेंस 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। जुलाई में अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो गर्मी है तो 81 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जा रहा है, और जनवरी में यह कम होकर लगभग 36 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ गया है।
आप फर्दर नॉर्थ की तरफ को जाते जाएंगे तो ये रेंज और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना आप नॉर्थ में जाएंगे उतना वहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, गर्मियों में उतनी ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में उतनी ज़्यादा ठंड, तो उसकी वजह से जो रेंज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप पैकिंग में जाएंगे थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ तो 55 डिग्री हो जाएगा, है ना, 55, 54 चेंगन में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। अभी जगह देखिए कहाँ पर है एग्जैक्टली, आपको सारी की सारी लोकेशंस मैप में देखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि सारी की सारी लोकेशंस अगर आप मैप में देखेंगे या आप सारे के सारे ये वैल्यूज याद रखेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा या मेंस में जब कभी पीछे क्वेश्चन पूछा भी गया है तो वो एक जनरल सेंस में पूछा गया है। आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, उस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप लोग जो है अपने आंसर्स लिख सकते हैं। आपको एक एक प्लेस का टेम्परेचर कितना होता है, रेंज कितनी होती है, समर में मैक्सिमम कितना जाता है, मिनिमम कितना जाता है, उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, इन दी वार्मर साउथ एंड अलोंग द कोस्ट टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि फिर वही बात हो गई, जैसे ही कोस्ट के पास आएंगे वहां पर वाटर बॉडी का इन्फ्लुएंस या मैरीटाइम इन्फ्लुएंस रहेगा तो वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा। वहां पर गर्मियों में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होगी, सर्दियों में उतनी ज्यादा ठंड नहीं होगी, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा। जैसे कैंटन की हम बात कर लें तो 28 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्वेटो की बात कर लें तो 27 डिग्री फ़ारेनहाइट और हांगकांग की बात कर लें तो रेंज जो है वो सिर्फ 22 डिग्री फ़ारेनहाइट की रह जाती है। इसके बाद एक और क्लाइमेटिक फीचर है विच इज एसोसिएटेड विद दिस चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इन सदर्न चाइना इज द अकरेंस ऑफ टाइफून्स। यहां पर टाइफून्स आते हैं बहुत ज्यादा। टाइफून्स आर नथिंग बट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि पैसिफिक ओशियन से ओरिजिनेट होते हैं एंड दे मूव वेस्टवर्ड टू द कोस्ट लैंड बॉर्डरिंग द साउथ चाइना सी, है ना। जो साउथ चाइना सी है यानी कि जहां पर आपको चाइना देखने को मिल रहा है, साउथ ईस्ट चाइना, उसके पास ऊपर आपको पता है जापान है, नीचे की तरफ को आपको फिलीपींस दिख जाएगा, कोरिया दिख जाएगा, वहां पर जो एक सी है दैट इज योर साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में पैसिफिक ओशियन से ओरिजिनेट होगा ट्रॉपिकल मानसून और साउथ चाइना सी की तरफ को जाके उसके कोस्ट पर टकराएगा, वहां पर फिर उस समय जो है काफी ज्यादा बारिश वगैरह होती है। और ये जनरली कब होता है, लेट समर में, जुलाई से लेकर सितंबर के आसपास, एंड कैन बी वेरी डिजास्टर्स, और इससे जो नुकसान वगैरह है वो बहुत ज्यादा होता है। जो विंड है वो बहुत तेजी से, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ उनकी होती है, स्काई ओवरकास्ट रहता है यानी कि आसमान में बादल रहते हैं, और टॉरेंशियल डाउनपोर यानी कि मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगी। और इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी तो एक दिन में 24 इंच तक की बारिश भी होती है। अब इतनी ज्यादा बारिश होगी तो उससे क्या होगी, बाढ़ आएगी और फ्लडिंग इज वाइड स्प्रेड, यानी कि बड़े स्तर पर वहां पर फिर बाढ़ वगैरह रहती है। स्वेटो में एक बार टाइफून आया था अगस्त 2022 में, और उसकी जो ह्यूज वेव्स थी, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा वेव्स वगैरह आई थी, तो वॉयलेंट टाइफून ने लगभग 50,000 लोगों को, वहां के जो 50,000 लोग थे उनको डुबा दिया था, देवर ड्राउंड। तो आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो कितना ज्यादा है। तो इसी रीजन में हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कभी भी न्यूज वगैरह में कि जापान वाले रीजन में, कोरिया के पास, या फिर ये जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, वहां पर पैसिफिक ओशन की तरफ से ऐसे टाइफून्स वगैरह जुलाई सितंबर के आसपास बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि यहां तक जो हमने चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट को लेकर डिस्कशन किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट को हम लोग इतना ही रखेंगे। अभी इसमें जो दो तरीके के क्लाइमेट की और बात करनी है, एक है गल्फ टाइप जो नॉर्थ अमेरिका का है, और दूसरा है नेटल टाइप जो आपके तीनों के तीनों सदर्न हेमिस्फीयर के जो तीनों कॉन्टिनेंट है वहां पर लगभग एक जैसा ही क्लाइमेट पाया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की और जो भी यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसकी। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं और फुल कोर्स में इनरोल भी कर सकते हैं। कोर्स को अगर आपको परचेस करने में या एक्सेस करने में कोई भी अगर टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे support@okul.co पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और अपने फीडबैक्स या सजेशंस आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।